नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि अभी तक आप सबने अभी देखा होगा पिछले 2 लेक्चर्स में या पिछले सेकंड लेक्चर के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें हमने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था वो था सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और जब हम सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बेसिकली या ब्रॉडली हम इसे 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जो कि सबसे पहला है लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था लिटरेरी सोर्सेस से, जिसमें कि हम संस्कृत, बुद्धिस्ट, जैन, बाकी सभी लिटरेचर्स को करेंगे। तो पिछले लेक्चर में आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से हमने वेदास और वेदांग के बारे में पढ़ा था। वेद के बारे में पढ़ा और वेदांग के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि कैसे वेद के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, टाइप होते हैं, सारे उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल कंसेप्चुअल जो पॉइंट थे उसको हमने कवर किया। और हमने ये जाना कि कैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसे कैसे श्रुति में क्लासिफाई किया जाता है। श्रुति यानी कि विच इज टू बी रिमेम्बर्ड। और यहाँ पे आप सभी एक बात नोट डाउन करते हुए चले कि वेद को कैटेगराइज किया जाता है श्रुति के तौर पे, और वेदांग, पुराण, एपिक, धर्मशास्त्र, ये जितने भी टेक्स्ट हैं इन्हें उस ब्राह्मणवादी परंपरा के तहत इसमें किस कैटेगरी में रखा जाता है? स्मृति। ये बात आप याद रखेंगे, स्मृति के कैटेगरी में, यानी कि जिसे कि हम रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। श्रुति जो कि सुना हुआ है, स्मृति जो कि याद किया हुआ है, यानी कि रिमेम्बर्ड। ठीक है, चलिए अब हमने वेद और वेदांग को पढ़ लिया है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है पुराण के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला रहेगा पुराण, जिसमें हम उसके मीनिंग, उसके कॉम्पोजिशन, स्टैंडर्ड लिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक और उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, ताकि आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कवर कर सकें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पुराण वर्ड के शब्द के मीनिंग के बारे में कि आखिर ये क्या रेफर करता है, तो पुराण का मतलब ही होता है ओल्ड, यानी कि प्राचीन। ठीक है, पुराण शब्द का ही अर्थ क्या है? प्राचीन, यानी कि ओल्ड होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो पुराण के जो रचयिता जो थे या जिन्होंने इसे किया था वो थे वेद व्यास। ये बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब हम हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस में इसे देखने का या समझने का कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि ये किसी एक, इसके जो कंटेंट है उसके बेसिस पे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये किसी एक इंसान का क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये कई जनरेशन तक ये वर्क चलता रहा, और फिर फाइनल जाके ये जिस रूप में हम इसे पढ़ते हैं, ये कई 100 सालों तक की जर्नी थी और उसमें किया गया था। लेकिन मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इसे वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, अगर हम पुराण की संख्या के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कुल 18 महापुराण है। ये बात आपको याद रखना है, महापुराण है। और इसके साथ साथ कई बहुत सारे वैरायटी ऑफ में उप पुराण है, जिसे कि हम सेकेंडरी पुराण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने मीनिंग को जान लिया, कॉम्पोजिशन को जान लिया, स्टैंडर्ड लिस्ट के बारे में जान लिया पुराण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुराण। तो देखिए, जब इतिहासकारों के मत के अकॉर्डिंग और लिंग्विस्ट और जितने भी फिलोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि लिंग्विस्ट यानी कि जो भाषा की स्टडी करते हैं, और फिलोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एंशिएंट भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो इस पूरे स्कॉलरली डोमेन में ऐसा माना जाता है कि पुराण के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई भी पुराण होगा तो उसके 5 लक्षण होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से P से 5, 5 से पंच और 5 से 5 फैक्टर्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी पुराण होंगे उनके अंदर में ये सारे के सारे 5 फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, बट इन जनरल हर एक पुराण के अंदर में लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर में 5 फैक्टर्स होते ही। तो चलिए जानते हैं क्या है ये 5 फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं सर्ग। क्या कहा जाता है? सर्ग, यानी कि इसे आप हिंदी में समझिए या नॉर्मल भाषा में समझिए कि सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार की रचना के बारे में बताया जाएगा। तो पुराण में सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? आपको किस तरीके से यूनिवर्स का या पूरे वर्ल्ड का क्रिएशन होता है वो बताया जाएगा। दूसरा होता है प्रतिसर्ग। ठीक है, प्रतिसर्ग जिसे हम कहते हैं,
तो प्रतिसर्ग में क्या होगा, रिक्रिएशन, यानी कि क्रिएशन हुआ, क्रिएशन होने के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन होने के बाद में फिर से रिक्रिएशन हुआ, यानी कि जो सेकंड फैक्टर है उसे कहा जाता है प्रतिसर्ग। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग यानी कि रिक्रिएशन यानी कि पुनर्निर्माण। फिर आता है थर्ड पीरियड जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं मनवांतर। ठीक है, जो थर्ड पीरियड जो होता है उसे मनवांतर कहा जाता है, यानी कि मनु का। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी यूनिवर्स का, जब ये हम ब्रह्मानिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सोच समझ रहे हैं, तो जब भी यूनिवर्स का क्रिएशन होता है तो लाइफ को बिगिन करने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा को क्रिएटर के तौर पे देखा जाता है हिंदू माइथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में। तो ब्रह्मा के जो सबसे जो पहले जो फर्स्ट जो पुत्र होते हैं उन्हें मनु कहा जाता है, और मनु से वो फर्स्ट पर्सन होते हैं और वहीं से पूरे के पूरे ह्यूमन एंसेस्टर का, पूरे ह्यूमन लीनिएज का ग्रोथ होता है। तो जब भी क्रिएशन होगा या रिक्रिएशन होगा तो लाइफ को फिर से स्टार्ट करने के लिए अर्थ के ऊपर एक मनु का फेज आएगा, तो इसी को कहा जाता है पीरियड ऑफ मनु। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हुआ। अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो फोर्थ पॉइंट में क्या आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज, जिसे कि हम वंशा कहते हैं, वंशा। ठीक है, इसका मतलब होता है जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। और जो लास्ट जो पॉइंट जो उभर के आता है उसे हम कहते हैं वंशानुचरिता, वंशानुचरिता। ठीक है, वंशानुचरिता का मतलब होता है अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। तो आप सभी को ये 5 पॉइंट जो है पुराण के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि उसके 5 फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या पंच लक्षण होते हैं। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है मनवांतर, चौथा है वंशा यानी कि जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। ठीक है, और लास्ट होता है वंशानुचरित यानी कि अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज, यानी कि राजवंशों की सूची। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट को हमने कवर कर लिया। अब हम बात करें कि आखिर पुराण से हमें किस किस प्रकार की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम जिस पॉइंट के बारे में बात करें जो कि हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, वो हमें पुराण से जो मिलता है वो है टाइम का कंसेप्ट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें टाइम का सब का कंसेप्ट यहाँ से देखने को मिलता है। तो पुराण के अकॉर्डिंग 4 युग होते हैं, पुराण के अकॉर्डिंग 4 युग होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 4 युग है। 4 युग कौन कौन से हैं, त्रेता, त्रेता, द्वापर और काली। त्रेता, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है, जो कि इनमें कई हजारों साल होते हैं। तो एक युग से दूसरे युग में आने के लिए, यानी कि सपोज करिए त्रेता से द्वापर आना, द्वापर से काली आने में कई इसमें हजारों साल हो सकते हैं। 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, 2000 होता है, वो कोई डेट उसका जो पीरियड है वो फिक्स नहीं है, बट इसमें हजारों साल होते हैं। ऐसे ही करके, और आपको ऐसे समझना है कि बेसिकली इंडिया में जो टाइम का जो कंसेप्ट रहा वो साइक्लिक इन नेचर होता है, यानी कि वो रिपीट करता रहता है एक समय के बाद में। ठीक है, तो सबसे जो छोटा जो टाइम स्केल जो दिखा जाए उसे कहा जाता है युग। तो युग में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 4 युग हो गए। ठीक है, त्रेता, त्रेता, द्वापर और काली। जब एक बार ये पूरा का पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो चुका है, यानी कि त्रेता से स्टार्ट करते हुए और कली तक पूरे के पूरे हम कवर चुके हैं, तो ऐसे जब एक बार जब ये पूरा पूरा का पूरा साइकिल हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं एक महायुग। ठीक है, यानी कि जब वन साइकिल ऑफ चारों युग का जब ये कंप्लीट हो गया तो एक महायुग कंप्लीट होता है। ठीक है, एक महायुग हो चुका है, महायुग। और ऐसे ही जब इस महायुग का, ऐसे ही महायुग का जब 1000 साइकिल जब उभर के आ जाएगा, यानी कि 1000 जब साइकिल जब उभर के आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं एक कल्प। ठीक है, कल्प। तो कल्प को क्या दिखाया जा रहा है, बेसिकली हाईएस्ट यूनिट ऑफ टाइम के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है कल्प, फिर महायुग और फिर युग। और युग के अंदर में होते हैं, युग कितने प्रकार के हैं बेसिकली पुराण के अकॉर्डिंग, त्रेता, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखें। तो ये तो हो गया टाइम का कंसेप्ट। दूसरा, इसके बाद अगर इसके बारे में हम बात करें तो हमने जो दूसरा हमें फैक्ट जो देखने को मिलता है वो है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल हिस्ट्री। 5वें पॉइंट में आप सभी ने देखा, जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुराण के बारे में पढ़ रहे थे, तो 5वें पॉइंट में आप सभी ने देखा कि इसमें लिखा हुआ था वंशानुचरित्र, यानी कि अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टी, यानी कि राजवंशों की सूची। तो यहीं से हमें पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन डिराइव करने को मिलता है एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल डायनेस्टीज के बारे में।
तो अगर हम जैसे बात करें हर्यंका, शिशुनाग, नंद, मौर्याज, शुंग, कनवाज, सतवाहन और गुप्ता अंपायर तक ये आके पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो हर्षवर्धन से स्टार्ट, तो हर्यंका डायनेस्टी से स्टार्ट करते हुए, यानी कि जो कि मगध की एक डायनेस्टी थी, और गुप्ता अंपायर तक हमें पूरा इंफॉर्मेशन देखने को पॉलिटिकल डायनेस्टी के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ जो एक और पॉइंट जिसपे ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, यानी कि ऐतिहासिक भूगोल के बारे में। यानी कि भारत के ये कई सारे नदियों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पुराण जो है हमें भारतीय इतिहास को निर्माण करने में मदद करता है। तो एग्जाम की के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, आप सभी इनको जरूर नोट डाउन करते हुए चले। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि एपिक्स की ओर। तो संस्कृत के, जैसा कि आप जानते हैं कि हम संस्कृत लिटरेचर्स को कवर कर रहे हैं, जो मेजर टेक्स्ट है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम सभी चीज को कर सके, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है ज्यादातर खास करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उन पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करें एपिक्स के बारे में, तो हम जानते हैं दो एपिक्स जिन्हें कि महाकाव्य हिंदी में कहा जाता है। तो पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। महाभारत और रामायण को हम, आपने देखा है, एपिक्स को हम स्मृति की कैटेगरी में रखते हैं, और स्मृति की कैटेगरी के साथ साथ इन्हें ट्रेडिशनल हिस्ट्री यानी कि इतिहास के ट्रेडिशन में भी रखा जाता है। इतिहास यानी कि परंपरागत इतिहास, यानी कि इसमें इतिहास के बारे में वर्णन किया जाता है ब्रह्मैनिकल थॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आप जानते हैं महाभारत के बारे में तो बहुत सारे पॉइंट्स तो आप लोग खुद भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो वो पॉइंट को नोट डाउन करते चले। जैसे कि बात करें अगर हम महाभारत के बारे में, तो महाभारत में कुल मिला के 18 बुक्स अवेलेबल है। बुक्स है यानी कि चैप्टर्स है, जिन्हें कि हम पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्व के नाम से इन्हें जाना जाता है। सबसे पहला पर्व जो है आदि पर्व है, और जो सबसे लास्ट जो पर्व है यानी कि 18th जो है, उसे स्वर्गरोहा पर्व कहा जाता है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर हम बात करें महाभारत के, बेसिकली हमें दो रिसेंशंस यानी कि दो मेन वैरायटी देखने को मिलता है। एक है नॉर्दर्न और दूसरा है साउदर्न, यानी कि दो वैरायटी में ये उभर के आते हैं। प्रिंसिपल जो तरीका है, ऐसे तो कई सारे हजारों वर्जन्स महाभारत के अवेलेबल है, लेकिन जो प्रिंसिपल वर्जन है वो है नॉर्दर्न फॉर्म में और दूसरा है साउदर्न फॉर्म में। ठीक है, और माना जाता है कि इनके जो रचयिता थे वो व्यास थे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अगर ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड, लेकिन अगर हम कुछ न्यू डिस्कवरीज के बारे में बात करें या आर्कियोलॉजिकल पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि महाभारत में हम कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हमें देखने को मिलता है, जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, मथुरा। इन सभी प्लेसेस के बारे में हमें जानने देखने को मिलता है। तो जब मॉडर्न टाइम में जब इन जगहों के ऊपर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो इनका पीरियड ऑफ कंपोजिशन रहा, तो उनके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉटरी उभर के आया था। ये बात आपको याद रखना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉटरी होता है, हिंदी में जिसे हम मृद भांड कहेंगे। तो आपको सिंपली सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको महाभारत के कॉन्टेक्स्ट से पूछा जाएगा कि उनके आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें किस टाइप का पॉटरी मिलता है, तो आपको याद रखना है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW। ठीक है, जिसे कि हम हिंदी में कहेंगे चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, इंग्लिश में जिसे हम कहेंगे पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ये आपको एक ये एडिशनल पॉइंट है जो कि जिसको आप नोट करें। इसी के साथ साथ मिडीवल इंडिया के कुछ सोर्सेस हैं, मिडीवल इंडिया के कुछ सोर्सेस हैं जो कि महाभारत के कुछ सर्टेन प्लेसेस के बारे में मेंशन करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मिडीवल इंडिया के कुछ सोर्सेस हैं जो कि महाभारत के कुछ जो सर्टेन जो प्लेसेस जो मेंशन किए गए, खास करके जो इंद्रप्रस्थ यानी कि जो पांडव का जो कैपिटल होता है उसके बारे में मेंशन करता है। तो दो टेक्स्ट इस नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टेक्स्ट जो कि इसके बारे में मेंशन करता है यानी कि इंद्रप्रस्थ के बारे में, तो वो है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही जिसे कि जिसके ऑथर है शम्स सिराज अफीफ।
तो ये सबसे पहला पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। और जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी जिसे कि अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो ये जो दो सोर्सेस है आपको याद रखना है, जो कि इंद्रप्रस्थ के बारे में बताते हैं। और जो पॉटरी एसोसिएटेड है, जो हमने बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन बताया तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर इसमें आप 2 पॉइंट्स का वैल्यू एडिशन करते हुए चलिए। एक, कौन सा पॉटरी एसोसिएटेड है महाभारत के साथ में, जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिलता है, तो वो है पेंटेड ग्रेव है। और वहीं अगर हम बात करें कौन से 2 मिडिवल सोर्सेस हैं जो कि महाभारत के इंद्रप्रस्थ के बारे में बताते हैं, तो पहला है तारीख फिरोज शाही, जिसके ऑथर है सिराज अफीफ, और दूसरा है आईने अकबरी, जिसे कि अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो ये है महाभारत से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। वहीं अगर हम बात करें रामायण के बारे में, तो रामायण में कुल मिला के हमें 7 उसके बुक्स हैं, यानी कि जिसे हम कांड कहते हैं। ठीक है, महाभारत में जो पार्ट्स हुए उन्हें क्या कहा जाता है, पर्व कहा जाता है। और रामायण में जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कांड कहा जाता है। सबसे पहला कांड कांड कौन सा है, बाल कांड। और जो सबसे लास्ट जो कांड है वो है उत्तर कांड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सेम महाभारत की तरह ही हमें रामायण के भी हमें 2 फॉर्म्स यानी कि 2 वैरायटी देखने को मिलता है। एक है नॉर्दर्न और दूसरा है साउदर्न। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि का जो रामायण है वो सबसे ओल्डेस्ट है, वो सबसे पुराना है। और वह एक मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि इनके रचयिता भी वही थे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी चीजों को लिखना है। ये तो था कुछ बेसिक फैक्ट जो कि पता ही होना चाहिए, लेकिन रामायण के कई सारे संस्कृत के अलावा कई सारे अदर भाषा में भी संस्करण या उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज लिखे गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैन वर्शन के बारे में, तो जैन वर्शन में जो इसे कहा जाता है रामायण को, तो उसे कहा जाता है पौमाचर्यु। पौमाचर्यु इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पौमाचर्यु। ये किस भाषा में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में। और इसके ऑथर कौन है, विमलासुरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रामायण का जो जैन वर्शन है जिसे कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, उसका नाम क्या है, पौमाचर्यु, और उसे लिखा किसने है, विमलासुरी में। उसी तरीके से अगर हम उसके बुद्धिस्ट वर्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो बुद्धिस्ट वर्शन को कहा जाता है दशरथ जातक। ठीक है, उसे हम दशरथ जातक से कहते हैं, इसे पाली में लिखा गया है, ये बात आपको याद रखना है। उसी तरीके से अगर हम तमिल वर्शन के बारे में बात करें, रामायण के तमिल वर्शन के बारे में, तो इसे कहा जाता है इरामवतारम। इरा और राम अवतारम, इरा आई लिखेंगे और फिर राम अवतारम लिखेंगे, जिसे कि कम्बन रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनके वर्शंस को जानिए, इन सारे फैक्ट्स को आपको जानना है। इसी तरीके से अगर हम रामायण के आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज को से अगर देखें, तो यहाँ पे जो मेंशन जो प्लेसेस हैं, जब उनका यानी कि जो स्कोर एरिया जो आता है जिस एरिया के बारे में, तो वो है अयोध्या। ये अभी क्यों मैं इस फैक्ट को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर और राम टेम्पल के अराउंड बहुत ही एक हाइप उभर रखा है। तो हो सकता है कि यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का टेंडेंसी है कि वो उस माइथोलॉजिकल में ना जाके बल्कि आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रामायण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अयोध्या में जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो किया गया, तो वहां पे जिस प्रकार की पॉटरी को हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उत्तर कृष्ण मार्जित मृदभांड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं महाभारत और रामायण से रिलेटेड। महाभारत में जो पॉटरी प्लेसेस से जो एविडेंस मिलता है वो होता है PGW। रामायण में अयोध्या के एविडेंस से जो हमें जो पॉटरी मिलता है उसे हम क्लासिफाई करते हैं NBPW, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इपिक्स के पोर्शन को कवर कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि धर्मशास्त्र के बारे में। धर्मशास्त्र, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप धर्मशास्त्र को अगर हमें समझना है,
तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर धर्म का मीनिंग क्या होता है, तब हम समझ पाएंगे। एक्चुअली में इस वर्ड को हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा, धर्मशास्त्र। तो पहले हम धर्म को समझेंगे, इसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। तो अगर हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो धर्म बेसिकली क्या है। सबसे पहला तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसका कोई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, बट जब हम सारे आइडियाज को एक जगह पे कोलेट करते हैं तो हमें ये आइडिया देखने को मिलता है कि बेसिकली धर्म को से क्या कहा जा रहा है कि समाज में कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, तो उस इंडिविजुअल का एक आदर्श आचरण या उसका जो नैतिक व्यवहार होता है, यानी कि एक आइडियल कंडक्ट या मोरल कंडक्ट जो होता है, उसके बारे में बेसिकली धर्म में बताया जा रहा है। तो धर्म बेसिकली आपको क्या बता रहा है, किसी भी एक इंडिविजुअल जो कि समाज में रहता है उसका क्या आइडियल कंडक्ट होना चाहिए या क्या नैतिक व्यवहार होना चाहिए, जिसके थ्रू जो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी में एक पुरुषार्थ का कंसेप्ट आता है। तो पुरुषार्थ क्या होता है, बेसिकली आपको ऐसे समझना है कि पुरुषार्थ, चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम कहते हैं ब्रह्मचार्य, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। तो ये जो इन सभी चीजों को कैसे आप हासिल करें, आखिर धर्म कैसे हो, अर्थ कैसे मिले, काम यानी कि बॉडीली प्लेजर, मोक्ष यानी कि इस संसार से आपको छुटकारा कैसे मिले। तो इसमें बताया गया कि इन सारे चीज, इन पॉइंट्स को अचीव करने के लिए आपको एक आइडियल बिहेवियर, एक मोरल कंडक्ट या एक नैतिक व्यवहार का होना जरूरी है। जब आप उनको फॉलो करेंगे तभी आप जाके आप इन सारे चीजों को अचीव कर पाएंगे, और इसी को कहा जाता है धर्म। तो कॉमन सेंस में आप इसे समझिए कि धर्म से बेसिकली रेफर किया जा रहा है एक इंडिविजुअल के ड्यूटी को, ठीक है, एक इंडिविजुअल के ड्यूटी को रेफर किया जाता है, और वो ड्यूटी आपको क्या मदद करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी कि अपने जिंदगी के पुरुषार्थ को अचीव करने में, ठीक है। तो ये तो रहा धर्म का अंडरस्टैंडिंग। अब जब आप धर्म समझ गए, शास्त्र को बेसिकली आप समझ लीजिए कि ओरल ट्रेडिशन में आते हुए एक टेक्स्ट को मेंटेन, बाद में उसे टेक्स्ट में लिखा जाता है, यानी कि एक बेसिकली शास्त्र में क्या होता है, आपको एक टीचिंग दिया जाता है जो कि जनरेशन वाइज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ में जाता है। तो जब हम इन दोनों आइडियाज को एक जगह पे ला के रखते हैं, धर्म और शास्त्र को, तो उभर के क्या आता है, बेसिकली अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट। धर्मशास्त्र क्या है, अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट जिसमें कि धर्म के बारे में डील किया गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये बात रखना है कि ये कोई एक सिंगल टेक्स्ट नहीं है, धर्मशास्त्र जो है ये कोई एक सिंगल टेक्स्ट नहीं है बल्कि कलेक्शन है। यानी कि जितने भी आपको लगभग लगभग, चाहे वेद हो, वेदांग हो, एपिक्स हो, इवन धर्मशास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, कोई भी जो भी संस्कृत टेक्स्ट ऐसा रहा जो कि एक तरीके से ब्राह्मणिकल डॉक्ट्राइन में किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के धर्म या उसकी ड्यूटी के बारे में बताता है, तो उसे हम क्लासिफाई किसके अंदर में करेंगे, धर्मशास्त्र के बारे में, ठीक है। तो धर्म तो हो गया, यानी कि एक इंडिविजुअल। तो धर्मशास्त्र क्या है, अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट विच डील्स विद द धर्म। धर्म का डेफिनेशन अभी हमने समझ लिया, और इसी के साथ साथ में धर्मशास्त्र में, तो धर्म के साथ साथ हमें कि सिविल और क्रिमिनल लॉस को भी देखने का हमें व्याख्या मिलती है, सिविल प्लस क्रिमिनल लॉ, सिविल यानी कि दीवानी और फौजदारी, और क्रिमिनल यानी कि फौजदारी कानूनों के बारे में भी वर्णन देखने को मिलता है। तो धर्म के साथ साथ में सिविल और क्रिमिनल यानी कि दीवानी और फौजदारी कानूनों के बारे में भी व्याख्या मिलती है। क्योंकि अगर सिर्फ आप चीजों को बताएंगे तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि उसको अगर आप तोड़ते भी हैं तो कुछ उसके लिए दंड के प्रावधान बताए गए। तो ये भी धर्मशास्त्र में, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ नॉर्मेटिव भी है और कुछ प्रेस्क्रिप्टिव भी है, प्रेस्क्रिप्टिव भी जिसे कहा जा सकता है कि अगर आप नहीं भी अगर फॉलो करेंगे तो उसके रिगार्ड में आपको कुछ पनिशमेंट्स भी दिया जाता है। तो धर्मशास्त्र क्या होगा, धर्म के साथ साथ सिविल और क्रिमिनल लॉस को भी डील करता है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चलिए इसी टॉपिक को अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुका है,
व्हाट हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझा, धर्म के बारे में समझा। अब धर्म के सोर्सेस क्या क्या है? ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली धर्म के बेसिकली सोर्सेस क्या है? तो धर्म के सोर्सेस क्या होंगे? एक तो जितने भी हमने वैदिक लिटरेचर पढ़े उनके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा जितना भी हमारा स्मृति टेक्स्ट है, यानी कि वेदांग हो गया, एपिक्स हो गए, नीति शास्त्र हो गए, ये सारे के सारे जितने भी स्मृति के अंदर अंडर आने वाले जो टेक्स्ट होते हैं वो धर्म के सोर्स होंगे। और तीसरा होगा जिसे जनरली कैटेगराइज किया जाता है, वो है सदाचार यानी कि या शिष्टाचार, आपके गुड बिहेवियर्स को। तो तीन सोर्स है जहां से कि धर्मशास्त्र जो है धर्म के आइडिया को डिराइव करता है, वेद, स्मृति और सदाचार। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अपने आप में बहुत सारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि धर्मशास्त्र है तो इसके अंदर के भी जो टेक्स्ट है वो भी खुद यहाँ से डिराइव कर रहा है। तो देखिए इसमें आपको अलग अलग कंटिन्यूटी में नहीं समझना है कि आइसोलेशन में कुछ एक पॉइंट है, एक साइक्लिक प्रोसेस के तौर पे इसे समझिए। मतलब और साइक्लिक पॉइंट में आप ये नहीं कह सकते कि यहीं से स्टार्ट होता है, वो कहीं से भी स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए धर्मशास्त्र इस पॉइंट पे बना तो वो अपने प्रीवियस टेक्स्ट से भी इंफॉर्मेशन ले रहा है और अपने जो बाद के भी जो टेक्स्ट जो फॉर्म हो रहे हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, और ये कंटिन्यूअस इवॉल्व होने वाला एक टेक्स्ट है। इसलिए इसे एक सिंगल टेक्स्ट नहीं बल्कि एक कलेक्शन कहा जाता है। कहीं से भी जहां से भी अगर आपको धर्म के बारे में अगर इंफॉर्मेशन अगर मिलेगा तो वो धर्मशास्त्र के अंदर में क्लासीफाई हो जाता है। ठीक है, अब इतिहासकार क्या करते हैं कि धर्मशास्त्र को समझने के लिए उसे तीन कैटेगरी में बांधते हैं। ठीक है, थ्री कैटेगरी ऑफ धर्मशास्त्र होता है। सबसे पहला होता है धर्मसूत्र, दूसरा होता है स्मृति टेक्स्ट, और तीसरा होता है, तीसरे के अंदर में आपको चार कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है टीका, दूसरा होता है भाष्य, तीसरा होता है निबंध और चौथा होता है संग्रह। टीका, भाष्य, निबंध और संग्रह, यानी कि धर्मशास्त्र के बेसिकली हमें तीन पार्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आप ऐसे समझिए कि बेसिकली अगर धर्मशास्त्र अगर है तो धर्मशास्त्र के हमें तीन कैटेगरी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? धर्म सूत्र, दूसरा क्या होगा? स्मृति टेक्स्ट, और तीसरा क्या होगा? वो होगा उसके अंदर में चार कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट उभर के आते हैं, टीका, भाष्य, निबंध और संग्रह। तो टीका क्या है? यानी कि बेसिकली ब्रीफ कमेंट्री। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए धर्म का एक बात है, कोई भी आपकी ड्यूटी के बात है, तो उसको एक बहुत ही संक्षेप तरीके से समझाया गया है, बहुत ही ब्रीफली तरीके से समझा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल एक एक चाइल्ड है, एक हस्बैंड है, एक किंग है। हर हर इंसान के अपने अपने जो वो कैरेक्टर जिस पोजीशन पे है तो उसके कुछ सर्टेन ड्यूटीज होते हैं, कुछ धर्म है। तो उन धर्म को समझाने और बताने के लिए जो संक्षेप तरीके से बताया जाता है उसे कहा जाता है टीका। जिसमें बृहद तरीके से बताया जाता है यानी कि बहुत ही इलाबोरेट करके बताया जाता है, उसे हम कहते हैं भाष्य। निबंध क्या होता है कि जिसमें हमने एक समरी और एक कंक्लूजन के फॉर्म में समझाया, टीचिंग के फॉर्म में दिया, जिसमें कि एक समरी रहेगा और एक कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, और संग्रह में क्या होगा? बेसिकली विचारों के कलेक्शन होंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट व्यूज। एक ही पॉइंट को सपोज करिए कि राजा के ड्यूटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कई सारे ऐसे 10 ऑथर्स होंगे जिन्होंने कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से राजा की ड्यूटी को इंटरप्रेट किया होगा। तो उन सारे का कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा संग्रह में। ठीक है, तो ये थे टीका, भाष्य, निबंध और संग्रह। स्मृति के बारे में अभी तक आप सभी जान ही चुके हैं। जितने भी एपिक्स, वेदांग, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र के जो टेक्स्ट होंगे वो आएंगे धर्मशास्त्र के बेसिकली स्मृति टेक्स्ट के अंदर। एक जो कंसेप्ट जो उभर के आता है वो होता है धर्मसूत्र। अब कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र के बेसिस पे। तो आपको ऐसे समझना है कि धर्मशास्त्र का सबसेट है धर्मसूत्र। ठीक है, धर्मसूत्र जो है, धर्मशास्त्र जो है वो उसका सबसेट है। यानी कि धर्मशास्त्र में हमने क्या देखा? धर्मशास्त्र में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ड्यूटी के साथ साथ
ड्यूटी के साथ साथ यानी कि धर्म के साथ साथ हमें सिविल और क्रिमिनल लॉस के बारे में भी देखने को मिलता है। धर्मशास्त्र में हमने देखा कि एक इंसान के, एक किसी भी इंडिविजुअल चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, उसके धर्म के साथ यानी कि उसके ड्यूटी के साथ साथ हमें क्रिमिनल लॉज और उस टाइम के सिविल लॉज को भी देखने को मिलता है। ये है धर्मशास्त्र। बट जब हम धर्म सूत्र के बारे में बात करेंगे, जब हम धर्म सूत्र के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें इंडिविजुअल्स के ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है, एक्सक्लूसिवली। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली धर्म के बारे में बात करता है। इसमें आपको सिविल और क्रिमिनल लॉज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक हस्बैंड हो सकता है, एक चाइल्ड हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो जिस भी पोजीशन को होल्ड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो ऐसे चीजों में हमें धर्म सूत्र होता है। तो जो धर्म शास्त्र है और जो धर्म सूत्र है, तो आपको याद रखना है कि धर्म सूत्र जो है वो धर्म शास्त्र का पार्ट है, ठीक है, सब पार्ट। धर्मशास्त्र एक बड़ा टेक्स्ट है जिसमें कि धर्म के साथ साथ सिविल और क्रिमिनल लॉस को भी डील किया जाता है, और वहीं धर्म सूत्र जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें धर्म की व्याख्या की गई है। सूत्र का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेसिकली इसका मतलब होता है कि किसी भी आइडिया को शॉर्ट तरीके से प्रेजेंट करना, इन अ वेरी ब्रीफ तरीके से या संक्षिप्त तरीके से किसी भी कथन को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है। तो धर्म सूत्र, धर्म के बारे में बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताया जाता है, तो उसे हम कहते हैं धर्म सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को इंपॉर्टेंट रखें, बात को ध्यान रखें कि पहले तो पार्ट्स था, लेकिन कभी भी एग्जाम में धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र के बीच में कंफ्यूजन ना हो। सिंपल तरीके से अगर है कि धर्म सूत्र में क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल के ड्यूटी यानी कि उसके धर्म के बारे में बताया जाएगा। धर्मशास्त्र में क्या होगा, ड्यूटी के साथ साथ हमें क्रिमिनल और सिविल लॉज भी देखने को वहां पे मिलेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी एक और पॉइंट को भी नोट डाउन करते हुए चलिए कि जो धर्म सूत्र है वो धर्मशास्त्र के साथ साथ वेदांग लिटरेचर का भी पार्ट होता है। ये बात आपको याद रखना है। धर्म सूत्र जो है वो धर्मशास्त्र के साथ साथ वेदांग लिटरेचर का भी पार्ट है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो जब हम वेदांग लिटरेचर को पढ़ रहे थे तो उसके हमने 6 लिम्स देखे। उस 6 लिम्स में से होता है एक लिम्ब जिसे कि हम कहते हैं कल्प यानी कि रिचुअल। यानी कि जब भी आप कोई अगर वैदिक सैक्रिफाइसेस या कुछ अगर रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम भी तो आपके सर्टेन ड्यूटीज होंगे। ड्यूटी सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ किसी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। सपोज करिए कि एक राजा है, जब वो रूल कर रहा है तब भी उसके कुछ ड्यूटी होंगे, जब वो अपने फैमिली के साथ में बिहेव कर रहा है तो भी कुछ ऐसे ड्यूटी होंगे। आपने देखा ही होगा कि इसे रेगुलेट किया जाता है। तो जब आप कोई भी वैदिक सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो यज्ञ कर रहा है उसके सर्टेन ड्यूटीज होते हैं कि आपको इतने ब्राह्मण बुलाने हैं, उनका इतना आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो ड्यूटीज जो है तो ये भी मेंशन किया हुआ है। तो उस समय पे एक सैक्रिफाइसर के ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से धर्म सूत्र जो है, और अभी हमने क्या पढ़ा, धर्म सूत्र में बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल के ड्यूटी के बारे में बताया जाता है, उसके धर्म के बारे में बताया जाता है। तो जब आप वैदिक सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो भी आपको कुछ ड्यूटी को परफॉर्म करना है। सो दैट इज वाई धर्म सूत्र को धर्मशास्त्र के साथ साथ वेदांग लिटरेचर का भी पार्ट माना जाता है, ठीक है। ये है अब जो हमारा नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमने धर्मशास्त्र के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है नीति शास्त्र। समझाने के लिए मैंने इसे बताया था। तो नीति शास्त्र को बेसिकली आप समझिए कि एंशिएंट इंडिया में कई सारे ऐसे टेक्स्ट उभर के आते हैं जो कि एक तरीके से आपको उचित व्यवहार, अगर आप कोई भी व्यवहार कर रहे हैं और वो उचित है तो उसके क्या नैतिक पैमाने होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। आप उचित व्यवहार करते हैं, आपने कोई भी एक व्यवहार किया, वो उचित है या अनुचित है, वो राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे डिसाइड होगा। अब आप राजा हैं, जिसका मर्जी आया आपने मन मर्जी से, आपको ठीक नहीं लगा तो आपने उठा के उसका गर्दन काट दिया, सिर्फ इसलिए कि उस इंसान ने आपसे
आपके बात को नहीं माना, तो राजा के पास में पावर तो है कि वो पनिशमेंट दे सकता है, पर उस पनिशमेंट को देने के पीछे क्या कोई रैशनैलिटी है या नहीं है, देयर इज अ सेंस ऑफ जस्टिस और नॉट। तो ऐसे ही बेसिकली नैतिक मानव को यानी कि जो कि मोरल बेसिक इथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको इवॉल्व किया गया, ठीक है। और इसी को कहा जाता है नीति शास्त्र। जैसे नीति शास्त्र में आप कह सकते हैं कामंदक का नीति सार है, अर्थशास्त्र को भी में भी कई सारे पॉइंट्स है नीति सार है। तो कई सारे नीति शास्त्र होते हैं जो कि आपको इथिकल और राइटियस बिहेवियर के पैमाने यानी कि उसके मापदंडों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में कुछ, देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है, मैंने बताया भी कि धर्मशास्त्र के 3 सोर्स माने गए हैं। धर्मशास्त्र के 3 सोर्स क्या है? धर्मसूत्र, स्मृति और 4 जो पॉइंट है टीका भाष्य, ठीक है, निबंध और संग्रह। तो आप देखिए कि नीति शास्त्र में भी इवन कई सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि एक इंडिविजुअल की ड्यूटी के बारे में भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पर भी, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग है। रिजिड क्लासिफिकेशन कर पाना बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो धर्म सूत्र में है, उसमें आपको नैतिक पैमाने देखने को नहीं मिलेंगे। आपको नैतिकता के बारे में तो बताया जाएगा, पर आपको नैतिक पैमाने देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी के क्लासिफिकेशन को और सबके जो एक्सक्लूसिव पॉइंट्स है उनको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया है कि बेसिकली जितने भी अभी तक हमने जो संस्कृत टेक्स्ट जो कवर किए, जितने भी एंशिएंट और अर्ली मिडिवल के होने वाले जो इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट होते हैं, हमने उनको कवर कर लिया। लेकिन इन सबको अगर हम देखें तो इन सबके इसेंस और नेचर में एक चीज था कि कहीं ना कहीं ये एक इसमें हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के साथ साथ में एक रिलीजियस टोन भी था। तो एंशिएंट इंडिया में कई सारे ऐसे भी संस्कृत के टेक्स्ट लिखे गए जो कि जिनके अंदर हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है बट वो रिलीजियस इन नेचर नहीं है, ठीक है। तो कुछ उसके एग्जाम्पल्स जो हैं जो कि ज्यादातर कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आते हैं, तो उसका मैंने आपके सामने एक कंपाइलेशन दिया है। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है, बट हाँ, अगर एटलीस्ट अगर आप इन सारे को भी अगर याद कर लेते हैं संस्कृत टेक्स्ट को, तो ये काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मदद करेगा। तो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि जैसे ऑथर्स हैं और कई सारे टेक्स्ट हैं। तो पहला है अश्वघोष। तो अश्वघोष का कि कई सारे टेस्ट हैं, बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्य नंदा। भाषा के बारे में हम बात करें, पंचरत्न, दूता काव्य, बाल चरित्र और स्वप्न वसावता। कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिजान शाकुंतलम, मलवी अग्निमित्र और विक्रमोर्वशिया। तो ये तीनों के तीनों जो क्या है, ये प्ले है। और रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत के बारे में बात करें तो ये पोएटिक वर्क है। विशाख दत्त का मुद्र रक्षा, देवी चंद्रगुप्ता, विष्णु शर्मन का पंचतंत्र जो कि एक फोकटेल के बारे में है, सोमदेव का कथा सरित सागर, भैरवी का कीर्तार अर्जुन्य, राजशेखर का कर्पूर मंजरी, कृषि पराशर, डाकर बचन और कान्हर बचन। ये बेसिकली इनके ऑथर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलता है, बट ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, बंगाल में प्रोड्यूस किया गया था। बानभट्ट का हर्ष चरित्र और कादम्बनी, वाकपति का गौदवाहा, बिल्हन का विक्रमादेव चरित्र, संध्याकर नंदी का रामचरिता, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित और कलहन का राजतरंगिणी। बानभट्ट की अगर हम हर्षचरित के बारे में बात करें तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी इन इंडिया है। और अगर हम कलहन के राजतरंगिणी के बारे में बात करें तो इसे फर्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडिया माना जाता है, यानी कि कलहन को हम फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया के तौर पे देखते हैं, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो भी इन्होंने काम किया हुआ है वो एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से प्रेजेंट किया है अपने आइडियाज को, यानी कि क्रोनोलॉजी वाइज इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर की जितने भी डायनेस्टीज थे उनको प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है पॉइंट्स है जिनको कि आपको याद रखना है। कई बार बहुत सारे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, बहुत सारे स्टेट पीसीएस या इवन एसएससी, कई सारे में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग के टर्म में या
या 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको सही ऑप्शन का पता लगाना है। इस फॉर्मेट में आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ नॉन रिलीजियस संस्कृत टेक्स्ट, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री में और इवन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन हिस्ट्री के में जो मैंने जो बहुत सारे आपको जो कंसेप्चुअल टर्म्स या जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स और जो कंसेप्ट जो बताए, उससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि आपको ये एक चीज़ समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप जब हम अपने लेसन्स में आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको आइडिया भी होने लगेगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। तो जब मैं उपनिषद के टॉपिक को जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको 3 चीज के बारे में बताया था। एक सत्यमेव जयते, एक वासुदेव कुटुंबकम के बारे में मैंने बताया था। तो अगर हम सत्यमेव जयते के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडाक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि जो उपनिषद का जो टॉपिक है, जो जब सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जब वैदिक लिटरेचर को मैंने पढ़ाया था, तो आप जाके उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये यूपीएससी के 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंडाक उपनिषद। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल सा एक क्वेश्चन आया था, बट बहुत ही बेसिक इन नेचर है। चैत्र 1 of the national calendar based on the Saka era corresponds to which of the following dates of the Georgian calendar in the normal year of 365 days? जैसा कि आप सभी अब जानते हैं कि इंडिया में हम जिस नेशनल कैलेंडर को रखते हैं वो है साका एरा का, जिसे कि हम 78 एडी कहते हैं। ठीक है, 78 एडी के टाइम से उसे माना जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जॉर्जियन कैलेंडर का जो Which one of the following dates of the Georgian calendar in a normal year of the 365, मतलब वो कौन सा कॉमन डेज है। तो बेसिकली जॉर्जियन कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा जो शाक एरा का जो कैलेंडर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो चैत 1 यानी कि बेसिकली हमारा जो शाक का जो कैलेंडर जो स्टार्ट होता है, अगर एक ईयर है यानी कि 365 डेज है, तो वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और वहीं अगर वो ईयर अगर लीप ईयर होगा तो वो 21 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखना है। हमारा जो साक एरा के अकॉर्डिंग जो ईयर जो स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है? मार्च के मंथ से स्टार्ट होता है। नॉर्मली 22 मार्च से स्टार्ट होता है, और अगर वो लीप ईयर होगा तो 21 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 22 मार्च यानी कि, और या 21 मार्च भी दिया हुआ है यानी कि अगर उसे लीप ईयर, लेकिन बेसिकली हम 365 डेज है तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following books of the ancient India has the love story of the son of the founder of the Shunga dynasty? तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति शुंग। अभी अभी मैंने बताया भी था, कालिदास का जो प्ले है यानी कि मलवी अग्निमित्रा, तो उसके बेटे उसके पोते, ठीक है, उसके हाँ उसके सन के बारे में बताया गया है, अग्निमित्र। ठीक है, तो ये जो प्ले है इसमें हम अग्निमित्र के, जो कि शुंग डायनेस्टी के फाउंडर यानी कि पुष्यमित्र शुंग है, उनके सन की लव स्टोरी के बारे में। जब हम शुंग डायनेस्टी को पढ़ेंगे तब हम इसे और भी डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इसके करेक्ट आंसर को नोट डाउन करते हुए चलिए एज ए प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ द अशोक, एम्परर अशोक। तो जब मैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के पीरियड को जब पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था हिस्टोरिकल पीरियड का फाउंडेशन किस तरीके से होता है, और उसमें मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि जेम्स प्रिंसेप वो फर्स्ट ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिन्होंने की जो कि बेसिकली एक तरीके से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से रिलेटेड थे, और उन्होंने एम्परर अशोक के एडिक्ट्स को वेरीफाई किया था। तो क्या वेरीफाई बेसिकली किया था, डिसाइफर क्या किया था, कौन सा स्क्रिप्ट था? अशोक का ब्राह्मी एंड द खरोष्ठी स्क्रिप्ट को बेसिकली इन्होंने डिसाइफर किया था ब्राह्मी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
With reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was the profession of who of the following? श्रमण, परिवर्जका, अग्रहारिका एंड मागधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मागधा। बेसिकली बार्ड्स होते थे जो कि ओरल ट्रेडिशन को मेंटेन करके रखते थे। इसके साथ साथ में आप एक और चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कई बार यूपीएससी का टेंडेंसी या किसी भी एग्जाम में टेंडेंसी रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को वो रिपीट भी करते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जैसे ये जो बार्ड्स होते थे इन्हें मागधा कहा जाता था। एक और नाम जिससे ये जाने जाते थे इन्हें कहा जाता था सुत्ताज। ठीक है, तो ये भी वर्ड आप याद रख लीजिएगा। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया और विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म सुत्ताज रेफर टू, और उसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है। ये कौन है जो कि रिमेंबर करते हैं? मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल, डायनेस्टिक हिस्ट्री, एपिक टेल्स। बेसिकली इंग्लिश का जो टर्म है वो है बार्ड्स, इनको रेफर किया जाता है। ठीक है, तो आप दोनों वर्ड को याद रखेंगे, मगधा को भी याद रखेंगे और सुत्ताज को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। With reference to the scholars literature of ancient India, consider the following statement. Panini is associated with Pushyamitra Sung. Amar Simha is associated with Harshvardhan. Kalidas is associated with Chandragupta. अब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेशन के बेसिस पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन के साथ में बाणभट्ट जुड़ा हुआ है, अमर सिम्हा नहीं। तो अगर आप इसके बेसिस पे अगर आपको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यहाँ से आप 2 2 2 सिर्फ बचा आपके पास में एक ऑप्शन 3 ओनली। अगर हम पाणिनि से बात करें पुष्यमित्र सुंग तो ये अराउंड फर्स्ट सेंचुरी सी बीसीई में हमें देखने इनका जो शुंग डायनेस्टी जो था वो फर्स्ट सेंचुरी सी यानी कि मौर्यस के डिक्लाइन के बाद में आता है। और पाणिनि का जो टाइम पीरियड है वो 4th से 5th सेंचुरी बीसीई माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, 5th से 4th सेंचुरी बीसीई माना जाता है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो काफी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त, हाँ तो ये कथन बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त के कोर्ट से ये एसोसिएटेड थे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ओनली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमाला एंड शिमेश्वरा वेयर फेमस प्ले राइट। तो जब हम बेसिकली इसे हम अर्ली मिडीवल इंडिया में पढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। अभी तो मैंने इनके बारे में एग्जैक्टली नहीं पढ़ाया है, लेकिन हाँ इससे इन सारी चीज़ों से आपको याद भी रख सकते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। With reference to India, the term हालवी हो कुई pertains to, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ट्राइबल लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया था, किस तरीके से इंडो यूरोपियन, इंडो एशियाटिक, कई सारे हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें मैंने आपको ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो हालवी हो और कुई है ये ट्राइबल लैंग्वेजेस के अंदर में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कामंदक नीतिसार इज अ कंट्रीब्यूशन टू, कामंदक का नीतिसार, अभी नीतिसार मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया ही था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलिटिकल मोरालिटी। ठीक है, नीति में नीति करने के लिए किस तरीके से एक नैतिक जिम्मेदारियों की या नैतिक व्यवस्था की जरूरत होती है, इसके बारे में हमें कामंदक नीतिसार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कामंदक नीतिसार। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, तो इस तरीके से हमने कई सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देख लिया है। अब जैसे जैसे हम हर क्लास में करते जाएंगे तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी जो भी जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होंगे या उससे रिलेटेड हो, चाहे वो इवन, और मैं कोशिश ये रखूंगा कि सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का नहीं बल्कि इवन जैसे सीडीएस होता है, सीएपीएफ होता है, अदर जो स्टेट पीसीएस के भी जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सभी चीज़ों को कवर करने का कोशिश करेंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, और इनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होंगे
हम उन सबको कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया है, जिसमें हम संस्कृत लिटरेचर के अलावा अदर जितने भी लिटरेचर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इम्पोर्टेंट और उससे रिलेटेड जो PYQs होंगे उनको कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन आप अपने जो भी अभी हम टॉपिक्स और PYQs को कवर कर रहे हैं उसे ज़रूर नोट्स में बना के और रिवाइज करते हुए चलिए। ठीक है, ओके।